वालों के सामने मुझसे पूछा, शर्लिन चोपड़ा, क्या आप राखी सावंत और एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ दर्ज कराए FIR को वापस लेना चाहेंगी? मैंने जवाब में क्या बोला? मैंने कहा कि मेरे काबिल वकील इसका जवाब कोर्ट में देंगे। उसके बाद कई बार इस तरह का सवाल मेरे सामने रखा गया, पूछा गया बार बार, क्या आप अपना FIR वापस लेंगी? मैंने यही बोला कि इस सवाल का जवाब मेरे काबिल वकील कोर्ट ऑफ लॉ में देंगे। एक दिन राशि जी के मेल आर्ट स्टूडियो पर राखी सावंत ने मेरे सामने एक कागज पेश किया। उस पर क्या लिखा था? यही FIR वापस लेने वाली बात। तो मैंने राखी से कहा कि मैं ऐसे कागज पर दस्तखत नहीं करूंगी। जब मैंने कहा उसको कि मेरा उसके साथ मैसूर जाना, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाना, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हूं, अगर लोगों को इजाजत देती हूं कि वो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाएं, इज्जत की नीलामी करें, तो फिर मेरा वजूद क्या रह जाएगा? मैं एक मजाक बनकर रह जाऊंगी समाज में। आज क्योंकि मैं खुद के लिए लड़ रही हूं, खुद के लिए एक मजबूत दमदार स्टैंड ले रही हूं, लोग देख रहे हैं कि हाँ, ये लड़की जो है ये लड़ सकती है, अपने लिए लड़ सकती है। अगर मैं खुद के लिए ना लड़ूं, मैं क्या ही समाज सेवा करूंगी? कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। तो मैंने समझाया उसको कि देखो राखी, तुम्हारे लिए मैं मैसूर गई, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी जिद करने पर। वो आई थी यहाँ पर राशि जी के साथ, रोई थी मेरे सामने, बोला प्लीज बहन, तू बहुत बहादुर है, तू अच्छा बोलती है, तू चल मेरे साथ। तो मैं गई। मैंने बोला ठीक है, अगर मेरे चलने से तुझे इंसाफ मिलेगा, तुझे लगता है कि तुझे मिलेगा इंसाफ, तो मैं चलने को तैयार हूं। मुझे पसंद है पीड़ित महिलाओं की मदद करना, पीड़ित पुरुषों की मदद करना। मुझे पसंद है कि जरूरतमंद लोगों के लिए एक बुलंद आवाज बनना। तो मैंने उसको समझाया उस दिन। मैंने कहा कि प्लीज इन दो बातों को मिक्स मत करो। अगर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकती हूँ, तो क्या मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती? सोचो जरा, मैं ये FIR वापस नहीं ले सकती। समझो बात को। नहीं, तू मेरे साथ दुबई गई थी ना, मेरे एकेडमी के लॉन्च के लिए। हाँ, और तुझे मैंने अवार्ड दिलाया ना, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड। मैंने बोला हाँ, तो मैं ये FIR वापस ले दूं? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मजाक बनकर रह जाऊंगी। आइंदा अगर तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, मैं गई पुलिस के पास शिकायत करने, तो कौन मुझे सीरियस लेगा? शर्लिन जी, तो मैंने राखी से कहा कि राखी नहीं, मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं कर सकती हूँ। समझो बात को। उस दिन से उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट कहती है, एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ मैंने बार काउंसिल में जाकर एक शिकायत दर्ज करी। मैंने कहा बार काउंसिल के रिस्पेक्टेड ऑफिसर से कि सर, एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट एक एडवोकेट होते हुए, एक महिला होते हुए, हिंदुस्तान की नागरिक होते हुए, तमाम मीडिया वालों के सामने उन्होंने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, मुझको जलील किया, मेरी इज्जत उछाली। एक वकील होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो बोलती है हाँ, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। हाँ, तो रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने मुझसे पूछा आप क्या चाहती हैं? मैंने बोला सर, ये कह रही है कि ये अपने किए पर शर्मिंदा है, ऐसे नहीं चलेगा। इनसे कहिए कि मीडिया के सामने मुझसे माफी मांगे, अगर सच में ये शर्मिंदा है तो। उन्होंने उस दिन, ये बात है 7 अगस्त 2023 की, इसी महीने की, तो उन्होंने उस दिन ऑफिसर के सामने कहा जी सर, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी सर, और उसमें तमाम मीडिया वालों के सामने मैं शर्लिन चोपड़ा से माफी मांगूंगी, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ सर। और वहां से निकलने के बाद वो मुझे धमकी देती है, बोलती है कि जो FIR आपने दर्ज कराई है राखी सावंत और मेरे खिलाफ, वो आप वापस ले लीजिए, तो ये माफी आपको मिल जाएगी। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? FIR अलग है और बार काउंसिल में जो मैंने शिकायत दर्ज कराई है वो अलग है। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, आप मिक्स क्यों कर रहे हो? तो तब मुझे समझ में आया
कि उनकी मंशा क्या है। माफी मांगना उनकी मंशा नहीं है। वो चाहती है कि जैसे तैसे मैं उस एफआईआर को वापस ले लूं और मुझे कहती है कि असल में मैं बहुत परेशान हूं, मैं एक बच्चे की माँ हूं, मुझे उसके लिए फिक्र होती है और ये राखी सावंत मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने कहा मैडम जो कुछ भी है ये आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है। हम मिले क्यों, यहाँ पर आए क्यों बार काउंसिल पर? क्योंकि मैंने शिकायत की आपके खिलाफ, ठीक है। उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो आज ये कहती है कि नहीं 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 हमारी सेटलमेंट हो गई। अरे कोर्ट ऑफ लॉ में रिस्पेक्टेड जज साहब के सामने आप क्या बोलेंगे? वो पूछेंगे आपसे अगर सेटलमेंट हुई है तो बताइए कहाँ हुई, कैसे हुई, है क्या लिखित में? अरे सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है। सर आप बताइए सेटलमेंट कैसे होती है? सेटलमेंट के दोनों को कोर्ट जाना पड़ेगा, कंसेंट टर्म्स डालना पड़ेगा, फिर माननीय जो हाई कोर्ट होगा वो क्वेश करेगा। ऐसा सेटलमेंट नहीं होता है। अरे क्या बोलेंगे वो कोर्ट में? हमने मोमोज खाए साथ में, जज साहब हमने मोमोज खाए साथ में, जज साहब हमने कॉफी पी साथ में, तो हो गई सेटलमेंट। अरे एक बड़ी लिखी वकील ने कहा है कि मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट मुझसे माफी नहीं मांगना चाहती है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अगर माफी मांगे तो आप माफ करेंगे? मैंने आप उस बड़ी दिन दिलदार है। मैंने उस ये दिलदार वाला डायलॉग राखी का बहुत ही फेवरेट डायलॉग है। बहन तू दिलदार है, बहन बहन तू बहादुर है, बहन तू बहादुर है, बहन मेरे साथ चल, बहन मेरे लिए इंसाफ की गुहार लगा बहन। एक सेकेंड एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने 7 अगस्त 2023 के दिन बार काउंसिल के रिस्पेक्टेड ऑफिसर के सामने मुझसे कहा कि वो तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगी, तमाम मीडिया वालों के सामने मुझसे माफी मांगेंगी। क्यों? 5 नवंबर 2022 के दिन जो शर्मनाक काम उन्होंने किया, सरेआम मीडिया के सामने एक लड़की के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर, उसके लिए वो माफी मांगना चाहती हैं, ऐसा उन्होंने कहा रिस्पेक्टेड ऑफिसर के सामने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उनसे पूछिए क्या हुआ। वो बोलती है नहीं असल में वो जो एफआईआर आपने दर्ज कराई ना हमारे खिलाफ वो आप वापस ले लेंगी तो फिर मैं माफी मांग सकती हूँ। मैंने बोला मैडम एफआईआर अलग है, ये बार काउंसिल वाली शिकायत अलग है, दोनों को मिक्स मत करो। एफआईआर में आपका नाम है, राखी सावंत का नाम है, बार काउंसिल में मैंने जाकर शिकायत करी आपके खिलाफ, तो आप अभी उस शिकायत के बारे में बात करो। तो नहीं आप वो एफआईआर वापस ले लो तो मैं माफी मांगूंगी आपसे मीडिया के सामने, फिर आपकी शिकायत भी वापस ले लो। मैंने कहा क्या है ये, आप डील कर रहे क्या मेरे साथ? जिसके दिल में रिमोर्स होता, जिसके दिल में गिल्ट होती अपने किए के लिए, जिसके दिल में पछतावा होता, जो सच्ची मायनों में, हाँ सही मायनों में जो माफी मांगना चाहता है, वो कंडीशन रखता क्या? नहीं आप ऐसा करो तो मैं सॉरी बोलूंगी, आप वैसा करो तो मैं अपोलोजाइज करूंगी। क्या है ये? आप मीडिया के सामने आज भी ये बोल रहे, आप ही को बोला था किशन, आप ही को बोला था। अरे मेरे पास और भी बहुत कुछ है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। शर्लिन चोपड़ा को बोल दो कि अगर कोई शरीफ औरत, शरीफ महिला हाँ आ जाए, अगर कोई शरीफ महिला बात करना शुरू करे तो फिर सोच लो क्या होगा। अरे क्या शराफत 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 का पाठ पढ़ा रहे। अगर आप सच में शरीफ हो ना तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप शरीफ हो। आपकी शराफत आपकी हरकतों से, आपकी बातों से झलकती। मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आता कि आप कौन है। चलो तो समझ में आ गया है सबको कि आपकी असली मंशा क्या है। और आप क्या बोल रहे थे, अगर वो माफी मांगेगी तो मैं क्या करूँ? थैंक यू। ये सवाल मैं आपको छोड़ती हूँ। मैं हमारे अगर मीडिया के सामने तुम क्या करते सच्चे मन से वो माफी मांगती है मुझसे बगैर कोई शर्त के, एफआईआर वापस ले लो, ये कर दो, वो कर दो, नो कोई कंडीशन नहीं। आप सच्चे दिल से माफी मांगो, उसके बाद आप देखो क्या होता।
चलो थैंक यू। अरे भाई थैंक यू। बैटरी खत्म हो गई कैमरे की, बैटरी खत्म हो गई यार। तो ये विक्टिम कार्ड कब तक ये खेलेगी? दीदी ऐसे ऐसे कौन करता है? जो आपका बलात्कार करता है आप उसके साथ जिंदगी, पूरी जिंदगी बिताने की कसमें खाते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आदिल क्या आपने एक सच मिनट, राखी को एक मारा है क्योंकि ये बात कोई हजम ही एक नहीं सेकंड, कर एक रहा है। सेकंड। एक क्वेश्चन है, जो उम्रा वाली बात है शर्लिन, आपने अभी जैसे कहा कि मुसलमानों का जो भी कर रही है वो गुमराह करने जा रही है, जहाँ अलाउड नहीं है, हम सबको पता है वो सब अलाउड नहीं है। कहीं ना कहीं इस्लाम का सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, क्या आप लोगों ने इसके ऊपर भी एक्शन लिया है, नहीं लिया है? क्योंकि डे 1 से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं वो शरिया लॉ को भी एक्सप्लॉइट करती जा रही है, उसके अगेंस्ट आदिल से ये कह रही है कि वो इस्लाम कबूल कर लिया है, ये है वो है, बट उसे फॉलो तो नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट ही है वो। तो इसके ऊपर आप लोगों ने कोई हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने कहा था, अकॉर्डिंग टू द एफआईआर कॉपी ऑल्सो, जो राखी ने मेरे पर एलिगेशन किए थे जिसमें मुझे 377 की धारा लगी थी कि आदिल मुझे मारता है, पीटता है, एसिड उछालने की धमकी देता है, इस्लाम में जबरन इस्लाम में आने की धमकी देता है, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। वही इंटरव्यू में लास्ट में राखी कहती है कि मैं इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं उम्रा जाना चाहती हूँ। देखो, उम्रा एक बहुत बड़ी चीज है, हर इंसान, हर मुसलमान को एक बहुत 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 बड़ी चीज है। तो जब मैं जेल में था इस 5-6 महीने, तब वो उम्रा नहीं जा सकती थी, ये कंट्रोवर्सी के बाद उम्रा नहीं जा सकती थी। सडनली उनको क्या हो गया कि वो 25 को टिकट लेके उम्रा चले गए। एंड ऑफ द डे चलो उम्रा चलेगी, बुलावा आ गया, वो चले गए। जाते जाते भी एलिगेशन लगा के जाना जरूरी था? एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूं उनका उम्रा कबूल हो, आने के बाद वो ठीक हो जाए और कोई भी झूठे एलिगेशन ना लगाए। तो जैसे आपने कहा ये मीडिया ट्रायल्स खत्म हो जाएंगे, हमको करने लायक बहुत काम है, शर्लिन जी को भी बहुत सारे काम है, मुझे भी है और राशि जी को भी है। हम करने वाले काम करेंगे, हमको ये जवाब देने, सवाल लेने में, हर्ट होने में, पैसे खर्च करने में, स्टेशन घूमने में, आने में, आप लोगों को बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो देखिए- कितना बिजनेस लॉस हो रहा है, मेरा तो कितना बिजनेस सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ राखी। आज मैं अपना पूरा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम आपको क्या लग रहा है, दुखी लग रहे, क्या लग रहे थे, स्ट्रेस में लग रहे। अगर इंसान पे हम इतने सारे लोगों पे आपने देखे, इतने सारे लोग राखी के मारे हुए, तो क्या चाहते हैं आप हमसे? हम यहाँ पे मुस्कुराए, गाना गाए, अंताक्षरियां खेले, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर, हमें पीड़ा देकर, हाँ, हमारे वर्क प्लेस को गाली देकर, हम पर सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने का इल्जाम लगाकर मैडम गई हैं उम्रा के लिए। अरे आप अल्लाह मियां से क्या बोलोगे? अरे माफी मांगो अपने गुनाहों के लिए, सच में माफी मांगो, बोलो अल्लाह मियां माफ कर दो मुझे, और बोलो अल्लाह मियां मुझ में बदलाव लेकर आओ, मुझको एक बेहतर इंसान बनाओ। बंद करो ये सब लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। कितना अच्छा इंटरव्यू दिया था राखी ने सिद्धार्थ कनन का, मैं क्या ही बोलूं। ये सच्चाई उसमें। और राखी क्या कहती है, आदिल 2-2 लाख रुपए लेके अवार्ड बेचता है, हर चीज का हमको एविडेंस देना पड़ता है बिकॉज हम सच्चे हैं। यहाँ बैठे हैं वो अवार्ड वाले, अवार्ड के ओनर, एनजीओ के ओनर, इनको पूछो, इनकी राखी की जुबानी मत सुनो कि आदिल कल्याण जी के अवार्ड बेचता है। आप कल्याण जी से सुनो कि उनको क्या क्या हुआ है, उन पे क्या क्या बीती है, बेचारे की हालत देखो क्या हुई है राखी की वजह से। अब उनसे सुनिए, मैं राखी की तरह ये नहीं आके बोलूंगा कोई एलिगेशन कि उसको गलत हुआ है, आप उनसे सुनिए क्या हुआ है। तो कल्याण जी आपका भी स्टेटमेंट बताइए, और जो दुबई में भी अवार्ड आपने रखा था उस बारे में भी बताइए। वहाँ पे भी एक खबर निकल किए, स्टिकर बैठे हो मोबाइल चला रहे सब लोग, और फिर ये अपने फोन किए, तुम उठाई नहीं, आवाज कर रहा था ना और उसने बोला फोन। मीडिया के सामने कि उसने शर्लिन चोपड़ा को
लेके गया था। दादा साहेब फाल्के सबसे पहले नमस्कार मीडिया को, मेरा नाम कल्याण जिजाना, दादा साहेब फाल्के में चलाता हूँ। सबसे पहला एनजीओ चलाता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। इसके बाद जो दुबई में जब मेरा शो हुआ उस टाइम पे मेरा बहुत दिक्कत हुआ, और दिक्कत के बाद मेरा रात को मेरा शो शुरू हुआ। इसके मैं खड़ा है, बहुत दिक्कत हुआ। जोर से बोलो भाई। बहुत दिक्कत हुआ। दिक्कत के बाद जब मैंने शाम को जब मैंने शो शुरू किया, राखी सावंत आते हैं और उसके बाद फटाफट सबका नाम बोलते हैं, ये नाम दो, ये नाम दो, इसको अवार्ड दो, इसको अवार्ड दो। मेरी वाइफ भी पीछे थे। मैं कुछ काम के लिए बाहर गया, ये भाई स्टिकर निकल के सबको दे रहा है, जो मेरा लिस्ट पे नाम नहीं है, लिस्ट पे नाम नहीं है, स्टिकर निकाला सबको दे रहा है अवार्ड। मेरे कौन है? तो स्टिकर सब नीचे पड़ा हुआ था। मैं तो बोले भाई 2 लाख रुपया जो है ना, ये नहीं लिया है, कम से कम 25 अवार्ड, 20 से 25 अवार्ड जो मेरा कम पड़ा ना। मैंने पिछले कल बोला था मैंने मीडिया को, जो मुझे पता नहीं कितना पैसा है, लेकिन जब मीडिया में गया ना रात मुझे सबका आ रहा है, भाई मेरा भी पैसा लिया है, मेरा भी पैसा लिया, वो सब नाम देगा मैं, वो नाम देगा मैं। कम से कम 20 से 25 लाख रुपया मैं वो तो राखी लिया है, कमाया है। आप वो 20 से 25 लाख मेरा वहां पैसा देना था। मैंने इनको फोन किया था मॉर्निंग में, भाई चुकाना है पैसा। बट कल्याण जी एक बात ये आती है कि आप लोग ऐसे वो कैसे इतना इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जो आप लोग इतने अग्री हो जाते कि आपने इतना बड़ा अपना भी नुकसान कर दिया सिर्फ एक राखी के बोले। नुकसान नहीं बेटा, नुकसान नहीं। जैसा आप ऑर्गेनाइजर है, आपने राखी को बुलाया है, राखी के दोस्त को नहीं बुलाया आपने। अभी वो दोस्त को देना लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, हड़कम वहां पे ये मचा हुआ है, क्योंकि दिन भर मेरा शो शुरू नहीं हुआ था, शाम को हुआ। मुझे तो शो खत्म करना था, वो टेंशन में था मैं। उस टेंशन में इसने अपना हाथ धो लिया, आपने अपने लोगों को भाई बुरा बुरा के सब वो सबको दे दिया। 25 वो ट्रॉफी तो मेरा कम पड़ गया। उसके वहां पे गौहर खान थी आर्टिस्ट, अंकिता लोखंडे, गौहर खान, टीकू सारदा, 40 आर्टिस्ट को ले गया। 45 आर्टिस्ट था मेरे साथ टीवी के, 180 लोग गया था इंडिया से। गौहर खान का जब स्टिकर जब नीचे पड़ा हुआ था ना, वो चिल्ला के भाग गया। मेरी टीम ने उसको पकड़ के लेके आया, मैंने प्लीज 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 आपका ट्रॉफी है, आपका ट्रॉफी है। बोले कल्याण जी क्या कर रहा है, राखी का शो है क्या तेरा शो है? गौहर खान ने ये बोला था, पूछिए गौहर खान बहुत अच्छी लेडी है, गौहर खान बहुत ही प्यारी लेडी है। आप सोचिए, आपको बुलाते हैं स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए, जब आप वॉक कर रहे हो आपका नाम नीचे पड़ा है और आप जा रहे हो, फिर भी आप जा रहे हो, आपके अवार्ड में नाम नहीं है। और सुनिए भाई, इनको तो मैं 3 दिन खाली मिला था। जब राखी ने बुलाया था ना घर पे, तो बस हाथ जोड़ा था मैंने, बोली बहन बहन बोलता था उसको मैं, बहन भाई प्लीज मुझे हेल्प करना। अभी बीच में मुझे फोन किया ऐसे कोई अभी मैं खुलासा कर रहा भाई, खुलासा कर रहा। बीच में मुझे फोन किया था, राखी ये सुनेगा तो बोलेगा ये क्यों बोल दिया। बीच में मुझे फोन किया इसका एक्स बॉयफ्रेंड जो बाहर रहता है, उसको इलेक्शन में लड़ना है, बोलता किसी बड़े को टिकट दिलाओ कल्याण जी। एक्स हस्बैंड रितेश रितेश का, उसको तुम्हारा बीजेपी में तुम्हारा बहुत नाम है, उसको टिकट दिलाओ। उसका सब व्हाट्सएप है मेरे पास। शादी मेरे से, मेरे से भाई मुझे बोले दो। मैं खाली इतना बोलना चाहता हूं, तुमको 6 टिकट दिया, जाना आना, वीजा सब कुछ दिया, रहना दिया, गाड़ी दिया, और सब करने के बाद फिर मेरे ऊपर बोलते, मेरी अवार्ड को बोलते हो। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बेचता है कौन? आदिल। बेचते हो तुम, और नाम आता है आदिल का, और तुमको पूरी घूमने के बाद तुमको शर्म नहीं आता है? तुम जिसको भाई बोलते हो, उसकी अवार्ड में जाके तुम ऐश करते हो। अपने मम्मी को, जिस मम्मी के लिए रो रहा था ना वो, उस मम्मी को दुबई मैंने घुमाया मेरे टिकट से। मैं फक्र से बोल सकता हूँ, उस माँ को मैंने घुमाया। लास्ट वो दुबई मेरे पैसे से गया था। वो जो माँ के लिए रो रहा था ना, मुझे वो दिखा दो कब वो दुबई लेके गया अपनी माँ को, खुद के पैसे से दिखा दो भाई। उस माँ को, मेरी भी माँ है, सबकी माँ मतलब माँ होता है, उसको 6 टिकट दिया मैंने। दूसरा बात, जब मैंने अवार्ड शो किया दादा साहेब फाल्के, उसको मैंने फोन किया,
मैं दीदी को फोन किया, दीदी मेरे ऑलरेडी मेरा बहुत सारे शो में आया है। वो बोलते राखी बोलते हैं दीदी को मैं लेके गया। आज मैं खुलासा कर रहा हूं, दीदी को मैंने फोन किया था, मैंने लेके गया। सेकेंड बात जो मैंने शो किया, कल्याण जी मेरे लोगों को देना है, कल्याण जी भाई नहीं भाई माफ करना, आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, ये मैंने बोला था। उसने मांगा था 6 टिकट, मैं दिया नहीं। सेम उसका वो जो मेकअप एक कॉस्ट्यूम वाला कौन था, उसका साथ ले गया था जो कपड़ा पहनता है उसका, हाँ कुणाल, पता नहीं वो कौन है कॉस्ट्यूम वाला, कौन सा कपड़ा ये पहनाता है, उसको लेके गया। कौन सा पता नहीं कौन सा वो कॉस्ट्यूम डी आई, खुद को पहनने को नहीं आता कॉस्ट्यूम, झूठ बोल के उससे मेरे को लेके गया। उसको खुद को ढक दिया कपड़ा पहने का कुणाल को, हाँ, और उसको बोलता है ये बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम वो डिजाइन वाला है। क्यों? क्योंकि कुणाल से कपड़ा लेना था बोल के उसमें टिकट दिलाया, और किसी को नहीं दिया, दीदी को दिया, कुणाल को दिया, राखी को दिया। इस बार मैं उसने बोला 6 टिकट थे भैया नमस्कार, एक बार मैंने खा लिया, 2 बार नहीं। अब जब आए बॉम्बे में तो मेरे को बोलता है कल्याण जी ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, वैसा अपना नाम खराब हो जाएगा, दादा से बढ़ गया। मैंने बोला दादा साहब फाल के दिल से मैंने बनाया, नीरज साहब को पता है मेरे बारे में, पूरी मीडिया को पता है, कचरा चुनने से लेकर यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। मैंने इस लड़के का सफर बहुत नीचे से जब से शुरू हुआ था, कई सालों से ही मुझे ना चाहा, इस बच्चे ने कब से अपना सफर शुरू किया था, मेरा मतलब परिवार का बच्चा रहा, कम से कम इसको तो वक्त देना चाहिए। सपना था मेरा दुबई में, और दुबई में शो नहीं था ना, मैं देश को रिप्रेजेंट किया, देश को मैं रिप्रेजेंट किया, और देश को रिप्रेजेंट करने के बाद तुम मेरे खिलाफ। अच्छा जो पैसा लिया है ना, आदिल ने 2 लाख रुपया मुझे दिया है, मैं सब मीडिया को बोलता हूँ, अगर है दम राखी में वो 2 लाख का बैंक स्टेटमेंट वो दिखाए और उस आदमी को वो खड़ा करे, हम दिखाएंगे जो 20 से 25 लाख है वो आदमी कौन कौन है, लिस्ट देंगे हम, राखी दे लिस्ट। और रही बात आज इतने लोग क्यों बैठे हैं, कितने लोगों को ठगी है राखी ने, शर्लिन, आदिल, राजश्री, कल्याण जी, गुरु, सब झूठे हैं क्या? और राजश्री तो सबसे क्लोज फ्रेंड थी, सबसे ज्यादा। भाई मैं हस्बैंड था, आप बोले राजश्री तो क्लोज फ्रेंड थी, भाई हस्बैंड था, दो रिश्ते, एक बार निकाह, एक बार गुस्सा, एक सेकेंड, गुस्सा क्यों कर रहा हूँ पता है? जो एक्स हस्बैंड को वो बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है रितेश, उसको सिफारिश कर रहे टिकट दिलो इलेक्शन लड़ने, बताओ अब बताओ। उसका नंबर नहीं था, नंबर है मेरे पास अभी, उसका नंबर कहां से आएगा मेरे को? क्या बोलते हैं, मैंने रितेश को कभी भी नहीं मिली, लंदन में मैं नहीं मिली, उसका नंबर है, मैं बात भी किया, तुमको अवार्ड दिलाएंगे रितेश, तुमको स्पॉन्सर दिलाएगा, सब कुछ करेंगे। मैंने बोला भाई ठीक है दिलाएगा, पहले मेरा बॉम्बे में शो है उसमें दिला दो, मान जाएगा दुबई का। और एक बात कहूँ, अहम बात कहूँ, राखी हर बार किसी ने किसको चीट करती है, किसका सपोर्ट लेती है, उनको ही काटती है, साफ है, बता दो कैसे। शर्लिन के साथ झगड़ा था, साथ कौन खड़ा था? आदिल के साथ झगड़ा हुआ, साथ कौन खड़ा था? राजश्री। आज फिर राजश्री के साथ झगड़ा, ये उसका कॉमन है, किसी दोस्त को नहीं छोड़ती है वो, दोस्ती का मोल नहीं है उसके पास। लेकिन आदिल आप राखी के कितने ऐसे दोस्तों से मिले हो? अभी अगर कल्याण जी बोल रहे कि 3 बार ही आपसे वो मिले हैं, अगर 3 बार की मुलाकात में आपके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लग रहे हैं, तो आप और कितने लोगों से मिल रहे हो और कितने लोग आने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ये जानना चाहेंगे। एक 15-20 दिन दो, 15-20 दिन दो, हमको ये चाहिए प्रॉपर, हमें काम करके एमपी थिएटर लेंगे, फिर आप सबको बुलाएंगे। एग्जैक्टली, हर गली में जो बोल रहे हैं भाई तुम कैसे हो, मुझे ठग दिया, मुझे किया, मेरे से लूट लिया, 1 लाख लूट लिया, 10,000 लूट लिया, 50 रुपए लूट लिए, 25 लाख लूट लिए, 30 लाख लूट लिए, करोड़ों रुपए लूट लिए। आदिल सर क्या कहना चाहेंगे, राखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है अगर कहीं बाहर जाते थे आदिल तो मेरे कार्ड से जो है पेमेंट होता था, उनके पास पैसे हो गए, कहां से बिग रिपोर्ट है। मेरा एक सवाल है, करके राखी ने सिद्धार्थ के साथ एक इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में ये कहा कि दोस्त ना रहा, और कहा कि आपने उनका पति चुरा लिया और आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। तो ये सुनकर मुझे
बड़ा दुख हुआ और हंसी भी आई। ये मतलब हंसी इस बात के लिए आई कि ये बंदी जो है राखी सावंत, ये किसी भी हद तक, मतलब इसकी सोच किसी भी हद तक जा सकती है। सॉरी, इसका जवाब मैं स्टार्ट करूं। हर बार राखी क्या करती है, सबको पता है, पूरे मूवमेंट को उसको साइड में लेने के लिए एक सिंपल झूठ, मेरा पति धोखेबाज है, चीटर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रितेश से। रितेश ऑलरेडी शादीशुदा है, मुझे पता नहीं रितेश ने धोखा दिया, करेक्ट। मेरे पे तिल, आदिल की ऑलरेडी ईरानी गर्लफ्रेंड है मैसूर में, झूठ। उसके बाद आदिल की कोई गर्लफ्रेंड है निवेदिता नाम की, फोन आ दोबारा झूठ। अब नया लेटेस्ट तीसरा झूठ, आदिल और राशि का कुछ चल रहा है। मतलब नीचता की सारी हदें पार कर रही है। राखी ने ये दावा किया है कि मैं राशि को छोड़ूंगी नहीं, और उसके बाद जाके उसने सिद्धार्थ कनन के पास जाके ये इंटरव्यू दिया है कि आदिल और राखी के बीच, राशि और आदिल के बीच में अफेयर है। सच में बोलने से पहले वो लड़की एक बार सोचती नहीं। अगेन उसने सेम एक नया एलिगेशन, राखी कम से कम हम तुम्हारे जैसे नहीं है, भाई बोल के, दोस्त बोल के, फ्रेंड्स विद बेनिफिट मैं और आदिल ने कभी नहीं लिया, ना हम ऐसे है। ये तुम्हारा काम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट लेना। और एकता को तो ना भी हम तीन है, एलिगेशन लगा दो, हम दोनों लड़ लेंगे, फिर एक एलिगेशन लगा लो, लड़ लेंगे। हम अभी नहीं टूटेंगे, बिकॉज हम सबको पता चल गया कि तुम क्या हो, उसके रग रग से वाकिफ हो गए, दुनिया को पता चल गया राखी क्या है। कनन के जो इंटरव्यू पे आप क्या एक्शन लेने वाले हो? हमने ऑलरेडी आदिल की तरफ से कनन का जो इंटरव्यू हुआ है 2 दिन पहले, उस पर एक कंप्लेंट फाइल कर दिया है। ये देखिए कंप्लेंट, और हमने ओशिवरा पुलिस स्टेशन को भी मार्क कर दिया है कि इसमें काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो डिफेमेटरी है, जो उन्होंने इनके खिलाफ बोला है। और जो सबसे बड़ा उन्होंने जो इसके अंदर एक ऑफेंस किया है, उन्होंने जो जिनके अगेंस्ट, आदिल के अगेंस्ट जो एलिगेशन लगे थे मैसूर में, उन्होंने एक रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी है उस इंटरव्यू के अंदर, जो बहुत ही बड़ा ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो हमने उस सब के अगेंस्ट उस सब चीज को कंटेंट्स डाल के ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डाल दिया है ओशिवरा पुलिस स्टेशन में, और हमने काफी सारे उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। चलिए आपसे क्वेश्चन है, इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर विक्टिम अक्यूज है और अक्यूज विक्टिम बन जाता है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदिल सही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदिल को हम जजमेंट देते हैं वो बेगुनाह है, फिर भी आप सही बोल रहे हैं। लेकिन विक्टिम अक्यूज और अक्यूज विक्टिम है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? इस इंडस्ट्री का नजरिया ही ऐसे हो गया है। देखिए, बार बार आप झूठ बोलते रहो तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी। ये उस बंदी का तरीका है, उसका मोडस ऑपरेंडी है। उसे लगता है कि बार बार झूठ बोलने से वो झूठ सच में बदल जाता है। बार बार उसने कहा कि आदिल ऐसा है वैसा है, आदिल ने उसके साथ बलात्कार किया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। आप जिंदगी, मतलब पूरी जिंदगी बिताने की कसमें कैसे खा सकते हैं अपने बलात्कारी के साथ? जब बिता दिया, अभी वापस बलात्कार का केस डालो, खुद डालो बलात्कार का केस 1 साल के बाद। राखी ने ये कौन सी जगह आपको पसंद आई थी? जिसके कारण ये तो सवाल है। राखी ये कह रही है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो या मीडिया के आगे बोल रहे हो, 1 घंटा बोल रहे हो उनके नाम से, और वो क्या करती है? वो जब आती है मीडिया के सामने, हाँ, बोलती है कि मेरी क्लोन वो तो दूसरों के मेट्रो में घुस के पब्लिसिटी लेती है। बाबा, मुझे एक बात बताओ, क्या कभी मेरी लड़ाई राखी से थी? हाँ, मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। उस लड़ाई में बीच में एंट्री मार के उड़ता हुआ तीर किसने लिया? राखी सावंत ने लिया। अरुण यादव। क्यों किया? पब्लिसिटी बटोरने के लिए। हाँ, तो ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मिस राखी सावंत, आपको शर्लिन की लड़ाई में जबरन घुसने की जरूरत क्या थी? वो अपने संवैधानिक हक
के लिए लड़ रही थी। मेरा हक बनता है, इंसाफ की गुहार लगाना मेरा संवैधानिक हक है। नहीं, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते मेरे भाइयों के खिलाफ। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके भाई निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको ठग सकते हैं, आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कर सकते हैं, आप अपनी सहेली को सौतन बना सकते हैं ये इल्जाम लगाकर कि तूने मेरा पति चुराया। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उफ तक नहीं कर सकते। ये दोहरे मापदंड क्यों? आदिल और राशि आपसे जानना चाहूंगी, ऑलरेडी राखी फेमस है, बट अभी भी इतनी पब्लिसिटी की बुक क्यों है? आप लोग उनको ज्यादा क्लोजली जानते हैं। ये एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर। मैं इस बारे में बताना चाहूंगी, ये बात सच में सच है। मैं उसके साथ कितने दिनों से रही हूँ, खैर मुझसे ज्यादा तो आदिल वो प्लानिंग करती है एवरी डे। वो मेरे स्टूडियो में बैठ के भी प्लानिंग करती थी कि अभी मैं जिम में जाने वाली हूँ, जिम के नीचे जाके क्या बोलूंगी, और ये क्या वो कुछ लैंड क्रूजर वो सब कुछ वॉटेवर क्या क्या हो रहा था, ये सब कुछ मेरे स्टूडियो में बैठ के वो करती थी। एंड देन उसके बाद वो जो टमाटर के झाड़ वाड़ उगाने जाती थी, जैसे राखी सावंत कहती है कि रेस्पेक्ट मी, मैं राखी सावंत हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। आप केवल एक टमाटर का झाड़ ही उगा सकती हो, और उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकती हो तो लोगों के ऊपर एलिगेशन कर सकती हो। टमाटर फरा भी आप कोई ब्रांड नहीं हो, आप सिर्फ रात को बैठ के जैसे मेरे साथ बैठ के ये बोलती थी कि अभी मैं क्या करूँ। बीच में आपको पता है उसने एक नाटक किया था, हेलो हेलो हेलो, वो आलिया भट्ट का फोन आ रहा है, आलिया भट्ट का फोन आ रहा है, आलिया भट्ट मुझे साड़ी भेज रही है। वो सारा ड्रामा मेरे सामने हुआ था, सब झूठ। उसके जब उसने आप लोगों को ये सब इंटरव्यू दिए, बाइट्स दिए, नाटक किया, ड्रामा किया, अब मुझे कहती है अब मैं क्या करूँ राश्री। नेक्स्ट डे उसकी दुबई की फ्लाइट थी। हम दोनों चार बंगला जाते हैं, वहाँ पे आप देखना चार बंगला मच्छी मार्केट के बाजू में साड़ी की दुकान है। वहाँ जाते हैं, वहाँ साड़ियाँ खरीदती है वो 3 से 4 साड़ी, और उसमें से एक ब्लू या ग्रीन कलर की साड़ी वो पहन के नेक्स्ट डे एयरपोर्ट जाती है, और वो ये दिखाती है कि देखिए मुझे आलिया भट्ट ने साड़ी भेजी है। राखी सावंत का सिर्फ यही काम है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड करती है, बस दिखती नहीं है, पर उसके दिमाग में ये सारी चीजें होती है। वो एक नंबर की ड्रामेबाज, झूठी, लोगों को बदनाम करना, एलिगेशंस लगाना, दोस्ती के रिश्तों पे भी उंगली उठाना। छी राखी सावंत, क्या ही बोलूं मैं आपके लिए। आपका नाम राखी सावंत लेना भी आज के टाइम गंदा लगता है, आपको पुकारना भी बेकार लगता है कि आपका नाम भी कैसे ले। उनका ये भी कहना है आपका जो बिजनेस है नेल आर्ट, उसकी भी ब्रांडिंग आप राखी सावंत के नाम से ही कर रहे हो। जैसे अभी भी आप जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू कर रहे हो, पीछे ब्रांडिंग लगा रहे हो नेल आर्ट की। देखिए मैं आपको ये बात का जवाब देना चाहती हूँ। राखी सावंत का जो कहना है मुझे लेके कि मैं उसके नाम से पब्लिसिटी कर रही हूँ, ठीक है, और वो सवाल करती है मेरे ब्रांड पे, तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, मेरे पास मेरे क्लाइंट बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। आधी टीवी इंडस्ट्री मेरे पास आती है, आधा बॉलीवुड मेरे पास आता है, और उसके बाद जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, और ये जो जितने बड़े बड़े हाई लेवल के सिंगर है, वो सब मेरे क्लाइंट्स है। अगर मुझे किसी के साथ जाके पब्लिसिटी लेनी है तो मैं राखी सावंत को क्यों चुनूंगी? मेरे पास जब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन है तो मैं किसी और को अपना दोस्त बनाऊंगी और उसके साथ जाके पब्लिसिटी लूंगी। राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है, उसको मुझसे पूरा पैकेज चाहिए था। उसने जब देखा कि लड़की वेल है, इसके पास सब कुछ है, मैं इसको अच्छे से यूज कर सकती हूँ, मेरा नेला स्टूडियो यूज करती है वो, राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है। मुझे कोई जरूरत नहीं है राखी सावंत के पास जाके पब्लिसिटी लेने के लिए, और उसकी पब्लिसिटी मेरे हिस्से में क्या ही कर रही है, क्या काम आ रही है। आज मेरा नेला स्टूडियो इतना ऊपर था, आज मैं नीचे आ चुकी हूँ, बदनाम हो रही हूँ, मुझमें इतने गंदे एलिगेशंस लग रहे हैं, मेरे बिजनेस पे असर हो रहा है। राखी सावंत ने बोला कि उसने मुझ पर 100 करोड़ का डिफेमेशन लगाया, मानहानि की है। राखी सावंत के ऊपर मैंने 200 करोड़ की है।
क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत राखी सावंत से ज्यादा है। मैं बिजनेस करती हूँ, राखी सावंत बिजनेस नहीं करती है। उसने मेरे बिजनेस पे उंगली उठाई है, मेरे पेट पे लात मारी है, आए दिन वो मुझ पर एलिगेशंस लगाती है। कल बोलती है कि हम दोनों दोस्तों के अंदर कुछ है। तो राखी सावंत, तुम्हारा डैमेज और हमारा डैमेज नहीं है। इस वजह से मैंने तुम पर अब 200 करोड़ का मानहानि दावा किया है। राखी सावंत भी बिजनेस करती है, बिल्कुल ये वही है। राखी सावंत भी करती है बिजनेस, राखी सावंत भी करती है बिजनेस। शेडी लगाना, चूना लगाना, फरेब करना, ठगना। सही बोला आपने, ठगना। नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ? नहीं, जो सच है वो सच है ना। सच नहीं बात। बिजनेस वो भी करती है, लेकिन अलग बिजनेस है वो, चूना लगाना, शेडी लगाना। और मैं गुजारिश करती हूँ कल्याण भाई से कि एक स्पेशल अवार्ड दिया जाए उसको आपके अगले अवार्ड फंक्शन में। ड्रामा क्वीन। कौन वुमन ऑफ द एरा? दादा साहेब ड्रामा क्वीन। चलो पैकअप। कौन वुमन? 1 घंटा हो गया बैठे हो तुम लोग। ठग, द बेस्ट ठग अवार्ड गोज टू। और क्या? पार्टी अवार्ड। पार्टी अवार्ड। कल्याण सर, अगर हो सके जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर इसको लेकर अगर अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ ले और आपके खिलाफ बोले तो आप क्या करेंगे? मैं तो शेर आदमी हूँ, मैं तो कच्चा खा लेगा उसको। वो मेरे ऊपर नहीं आएगा, उसको पता है मैं क्या चीज हूँ, वो मेरे ऊपर नहीं आएगा। मैं धाराएं बताना चाहूंगी कि मैं राखी सावंत के ऊपर अभी क्या केस करके आई हूँ। राखी के अगेंस्ट में नहीं, ये रिटर्न कंप्लेंट, इसको रिटर्न कंप्लेंट बोलते हैं। वापस राखी लेना है। सावंत के अगेंस्ट में इनकी तरफ से रिटर्न कंप्लेंट गई है पुलिस को अंडर सेक्शन 499, 500, 211, 504, 506, 509 कोड ऑफ आईपीसी। इसका मतलब है मानहानि, चरित्र हनन, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश, धमकी देना, ये सारी इसमें शामिल है। और इस पर हमने पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। और अगर वो लोग नहीं लेते हैं एक्शन तो फिर हमको, जैसे आदिल का हमने बताया था कि हम लोग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके 156(3) में FIR करने का ऑर्डर लेंगे। उसी तरह इस मैटर में भी हम लोग करने वाले हैं। अब कोई भी एलिगेशन अगर होगा उधर से तो मैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में किसी के साथ या कोई भी एविडेंस जब तक ना मिले तब तक एलिगेशन मत करिए। अदरवाइज आपको इतने सारी लीगल कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, लीगल कॉम्प्लिकेशन, कि आपका सारा टाइम पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी में ही बीतेगा। वैसे ही आज के टाइम उसने पता है क्या बोला है कि राश्री के वजह से उसके हाथ से कुछ 4-5 मूवी निकल गई है, 4 फिल्में गई है, और सॉन्ग गया है, सॉन्ग गए हैं उसके। ये राश्री की वजह से, राश्री की वजह से नहीं गया है। ये जो टमाटर के झाड़ उगाते हुए घूमती है ना, उन सब चक्रों में निकला है उसके हाथ से। ये जो छोटे एलिगेशंस लगाती है, जो स्क्रिप्ट बनाती है घर पे बैठ के, मुझे तो लगता ही क्या ही बोलूं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर उसको किसी ने काम दिया भी था, करो आप काम राखी सावंत, बहुत काम करो, इंसान को काम करना चाहिए। लेकिन अब टमाटर के झाड़ उगाती रहोगी तो काम कब करोगी? सर राखी ने ये भी कहा है कि आदिल, राष्ट्रीय और शरीफ के टॉर्चर पे जिसे सुसाइड भी कर सकती है आने वाले दिनों में। मैं कर दूंगा उसके लिए भाई, मैं करा सुसाइड, मैं मेरा खराब किया था वो अगर मैं मर जाएगा ना तो राखी संभालेगा मेरा बच्चा को और मेरी बहन को। मैं करने वाला हूँ। अरे मेरी पूरी ब्रांड को उसने खराब कर दिया। आपके सवाल का सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब ही सवाल है। आपको लगता है कि राखी सावंत सुसाइड करेगी? वो सबको मारेगी। वो तो दूसरे को सुसाइड करवा ले। सरेआम मीडिया के सामने एक महिला के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए और वो महिला आज भी जिंदा है, आपके सामने बैठी है। हाँ, तो शर्म आनी चाहिए उसे। मैंने कोई ऐसा बोल दिया कि सुसाइड करूंगा तो वो भी एक ऑफेंस है। अगर कोई धमकी देता है सुसाइड करने का तो वो भी एक ऑफेंस हो जाता है। मुझे एक बात क्लियर करनी है। हाल ही में एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने मेरे ख्याल से आप ही से कहा था कि शर्लिन चोपड़ा के साथ तो सेटलमेंट हो गई है, पता नहीं वो ये ड्रामे क्यों कर रही है। आपको बता दूं मैं कि
सन एंड सैंड होटल में फरवरी के महीने में इस साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहां पर राजश्री जी, मैं, शैली, वाहिद भाई और राखी हम सब मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाहिद भाई ने